नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त माह की मंथली मैगजीन को कवर किया है और उसके डिटेल वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जहां आप जाके उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हम जो चालू करने जा रहे हो सितंबर माह की मंथली मैगजीन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा दिए हुए लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे मंथली मैगजीन के, जिससे आपको ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि कंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा पढ़ते टाइम भी और वीडियो देखते टाइम भी। तो मेरा जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा जो तरीका रहता है पढ़ाने का वो लाइन टू लाइन इसका समझाने का तरीका है। मतलब कहने का कि अगर आप वीडियो देखें तो अच्छी बात है, ना भी देख पाए तो आप सुन के भी एक तरह से मंथली मैगजीन को कवर कर लें। और एडिशनल इसमें कुछ डाटा ऐड करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो भी रहता है वो पर्याप्त इसमें रहता है। क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परफेक्ट है, ये जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है। तो उस हिसाब से मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करता नहीं हूँ। और फिर जहाँ ज़रूरत होती है जो डाटा देने की, वो डाटा भी मैं ऐड करता हूँ, साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ, ताकि आपके लिए सफिशियंट रहे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी एक मेरा एक सजेशन और है कि जैसे लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि बहुत तरीके के पेपर पढ़ रहे हैं इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, कोचिंग वाले जो मंथली मैगजीन बनाते हैं तो वो प्रिसाइज नोट्स की तरह बनाते हैं। मतलब उस महीने भर का पूरा निचोड़ आपको 150 पेज में दे रहे हैं। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो आप सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एक इसका फायदा ये है कि आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत बच रही है, साथ ही साथ आप एक महीने अगर 15 दिन भी इसको आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका वो चीज क्लियर हो रहा है जो आप एक तरह से पर डे आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो उतना जितना आप प्रिसाइज करेंगे, उसको पूरी चीज देखेंगे, उससे अच्छा आप इसी को पढ़िए मंथली मैगजीन, क्योंकि इसमें भी उतनी ही मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स लगे होते हैं मंथली मैगजीन को बनाने के लिए, है ना। उसमें कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, कौन अन्यथा है, किसको निगलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से एक मंथली मैगजीन बनाई जाती है ना। अगर आप टॉपर्स के वीडियोस भी देखेंगे, जैसे आप बाजीराम के टॉपर्स हैं अपना, जो फर्स्ट सबसे कम उम्र के जो आईपीएस बने, उन्होंने भी कहा है कि जो रोज डेटा पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए, उससे अच्छा है कि आप मंथली मैगजीन पकड़िए, क्योंकि वो सफिशियंट डाटा रहता है और आप अगर उसको रोज पढ़ते हैं तो आपका वो मेमोराइज ज्यादा होता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप इधर उधर की चीजों पे फोकस करने की बजाय एक करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मंथली मैगजीन पर ही फोकस करें, क्योंकि कोई आप एक मैगजीन जैसे आप उठाते हैं तो आप उसी में कंसंट्रेट किए रहेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि कोचिंग वाले भी, आपको तो पता है, हर एक चीज को प्रिसाइज करके आपको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज्यादा एक सिलेबस का वर्डन हो जाता है कि और चीजें पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से आप इसको देख के, सुन के भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं, आज हमारा एक दो टॉपिक लेके चलेंगे। पहला अपना एक है सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, जिसमें हम देखेंगे कि सीमा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है ना। इससे जुड़े संक्षिप्त सुर्खियां इसको देखेंगे, जैसे इसमें आपका सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, है ना, धन शोधन निवारण और भगोड़ा आर्थिक अपराधी, है ना, इसको देखेंगे। और साथ ही साथ टीटीपी रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया, इसको देखेंगे। तो सिक्योरिटी के बाद हम इसमें कुछ देखें, पर्यावरण के भी टॉपिक लेंगे, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम, आक्रामक विदेशज प्रजातियां, उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट, है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पैसिफिक डेकॉल एसिलेशन और संक्षिप्त सुर्खियां। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी का है आपका पहला, सीमा और संरचना, है ना। तो इसको हम देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो क्या है कि रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की अवसंरचना सम्मिलित 90 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की है ना। जिससे कि बीआरओ देश जो है, बीआरओ क्या है, देश की सीमावर्ती अवसंरचनाओं को मजबूत करने वाला एक संवैधानिक निकाय है। जो परियोजनाएं हैं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की गई हैं। तो हम देखेंगे सीमा अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि इसको मजबूत करना है। तो सीमावर्ती गांवों में अवसंरचना विकास और आजीविका को बढ़ाने के लिए, वामपंथी उग्रवादियों और विदेशों से भारत में अपनी गतिविधि, अलगाववादियों से निपटने के लिए, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए, सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ से निपटने के लिए, है ना। साथ ही साथ शत्रु देशों की सेनाओं की सीमा पर आक्रामकता पर नजर रखने के लिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमें जो अपनी बॉर्डर है उनकी अवसंरचना, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है।
अब सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे क्या चुनौती आती है, जैसे दुर्गम स्थल है, पहाड़ी है, रेगिस्तान है, मैदान है, ज़्यादा पानी है, और आप कह सकते हैं कि एक तरह से बर्फीली एरिया है। तो इस कारण से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में दिक्कत जाती है, और जो बड़े पड़ोसी देश हैं उनके राजनीतिक अस्थिरता रहती है, जिसके कारण से बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय की कमी है, कट्टरपंथ के लिए संभावित हॉटस्पॉट है, हम खुली सीमाएं और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि आपके सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना में कमी आती है। आगे की राह में क्या किया जाता है, स्थानीय समुदायों को शामिल करके अपने सूचना तंत्र का हिस्सा बनाया जाए, है ना। साथ ही साथ इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच की दूरी को कम किया जाना चाहिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, और राज्य की सीमा सुरक्षा ग्रिड बनाया जाना चाहिए, है ना। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करके बॉर्डर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है। संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में क्या है कि गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एस्पा को 6 महीने की अवधि को बढ़ा दिए गए। एक एस्पा क्या होता है कि सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार इनको प्रदान करता है सीमावर्ती क्षेत्रों में। इस अधिनियम के मुख्य उपाय क्या है कि आसान क्षेत्र, जब किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश या इनके किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है, तब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। सशस्त्र बल कर्मियों की उन्मुक्ति, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के खिलाफ उनके कार्यवाही नहीं की जा सकती। गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार, सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सौंपने के लिए बाध्य होते हैं, है ना। ये कहाँ लागू हो सकता है, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, मतलब सीमावर्ती राज्यों में इससे हो जाता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है धन शोधन निवारण नियम आपका 2005 में। तो इसमें क्या है कि धन शोधन निवारण अभिलेखों का रखरखाव नियम 2005 में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है ना, जिसमें क्या मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं, स्वामित्व संबंधी नियम, है ना, ताकि पूंजी या मुनाफे का 10 पैसा से अधिक हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हितधारक स्वामी माना जाए। जो व्यक्ति अन्य साधनों और साझेदारी पर नियंत्रण रखता है उसे हितधारक के स्वामी माना जाए, है ना। तो इस तरह से किया जा सकता है। और एक रिपोर्टिंग इकाई के प्रधान अधिकारी की परिभाषा तय की गई कि केवल प्रबंधन स्तर के अधिकारी को ही प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। तो इसमें बस इतना ही जानना है। और ये है कि आपका पीएमएलए कानून जो है 2002 में बनाया गया था। यह कानून धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए धन शोधन के प्राप्त इससे शामिल संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए लाया गया था। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमएलए को लागू किया था। ये हो गया। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है भगोड़ा आर्थिक अपराधी। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति जब्त की गई है ना। कम से कम 100 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराधों को शामिल होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है ना। और वह व्यक्ति आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ चुका होता है, तो इस तरह से इसको जब्त किया गया है। तो वर्तमान में 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है ना। तो एफईओ अधिनियम 2018 क्या है कि अनुसूचित अपराध, इसमें जाली सरकारी स्टाम्प या मुद्रा बनाना, चेक या स्वीकृति या अनादर, ऋणदाताओं को धोखा देने वाले लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि को शामिल करना, अपराधी घोषित करना, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत विशेष न्यायालय में एक आवेदन दायर करना, है ना। प्रवर्तन निदेशालय को कानून के रूप में शीर्ष एजेंसी है ना, जो क्या करती है कि दोष सिद्ध होने के पूर्व अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया जाता है। चुनौतियां क्या है, निर्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव है, जैसे लोग जो भाग जाते हैं उनसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अलग अलग देशों और क्षेत्राधिकारों की जटिल कानूनी संरचनाएं आदि, तो ये इसमें दिक्कत उत्पन्न करता है। हमारा जो चौथा टॉपिक है टीपीएस, रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। तो ये क्या करता है कि साइबर अपराधों के ट्रैक एवं वर्गीकृत करने में ये मदद करता है ना, केस सुलझाने के लिए आवश्यक साक्ष्यों के प्रति संबद्धता की पहचान करता है और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्यों को फ्रेमवर्क व्यवस्थित करता है। आईआईटी कानपुर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के समर्थन में अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत अपराध अंजाम देने के अपराधियों की कारण प्रणाली को समझने के लिए एक पद्धति और उपकरण विकसित किया है। तो ये उसके लिए हो गया। स्मिशिंग क्या होता है कि ये सोशल इंजीनियर अटैक होता है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करता था, मानवीय त्रुटि का फायदा उठाता है। ये क्या करता है, मेलवेयर डाउनलोड कर जाते हैं जिसे संवेदनशील जानकारी साझा कर देते हैं और साइबर अपराधियों को पैसे भेज देते हैं। स्मिशिंग एसएमएस और फिशिंग का एक संयोजन है ना। तो ये हो जाता है, ये जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में इसका ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्पैमो फ्लैश क्या होता है, मेटा ने हजारों ऐसे फेसबुक अकाउंट हटा दिए हैं जो स्पैमो फ्लैश के नामक अभियान का हिस्सा थे। ऑनलाइन चीनी
स्पैम ऑपरेशन थे, है ना, यह चीन की प्रशंसा करता था और संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी विदेश नीति व चीनी सरकार के आलोचकों के विरोध में पोस्ट करता था। तो ये स्पैम फ्लैश था। रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण क्या है कि रक्षा अधिकरण परिषद ने सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है ना। तो ये क्या करते हैं, डीएसी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पर एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृत खरीद क्या है कि भारत IDDM श्रेणी के तहत की गई है। खरीद के श्रेणी के भारतीय विक्रेता से उत्पादों की खरीद के बारे में, हालांकि ऐसे उत्पाद 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। और क्या है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर IFCIOR के बारे में क्या है, ये 2018 में गुरुग्राम में शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या था, समुद्री क्षेत्र के संबंधित जागरूकता बढ़ाना और चिन्हित जहाजों की जानकारी साझा करना। अब क्या है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के एक रेजिमेंट की खरीदी को मंजूरी दी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में देखेंगे तो ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है ना। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर तक, और पेलोड क्षमता 350 से 700 किलोग्राम के भार के पारंपरिक तक के इसका होता है। और क्या है, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण वायुमंडल के भीतर ही रहता है। इसके विपरीत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हो जाता है। ये हो गया। महेंद्रगिरी क्या है कि प्रोजेक्ट 17A के सातवें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जलावतरण किया है। तो यह इसका महेंद्रगिरी नाम उड़ीसा के पूर्वी तट में स्थित एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है ना। तो क्या है कि ये भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने स्वयं इसको डिजाइन किया है। तो एक तरह से ये आपका हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो क्या है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत के भारत में विलय करने के लिए 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने शुरू किया था, है ना। इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये हो जाएगा। न्योम एयरफील्ड क्या होता है कि भारत ने रक्षा मंत्री के पूर्वी लद्दाख में न्योम फाइटर एयरफील्ड की आधारशिला रखी है। ये क्या है, ये भारत के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण ये करेगा। तो ये हो जाएगा। और न्योमा जो पेंगोंग सो दक्षिणी तरफ से करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ये हो जाएगा, बस इसमें इतना जानना जरूरी है। और क्या है, सुर्खियों में युद्धाभ्यास में पहला है आपका वरुणोभ्यास। यह भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। सिम्बेक्स क्या है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और सिंगापुर भारत के मध्य आयोजित होने वाला एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। तो इस तरह से हमारे सिक्योरिटी का एक खत्म होता है। अब हम इन्वायरमेंट का देखेंगे। तो इन्वायरमेंट हमारा जो पहला टॉपिक है, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस हिसाब से चालू किया था। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो चालू किया गया था, तो इसमें सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंदर 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया है, स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, है ना। इससे द्विस्तरीय प्रबंधन संरचना है, जिसमें शासी परिषद है, गवर्निंग बॉडी है और कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना। तो इसमें 1000 करोड़ रुपए तक की लागत की सभी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। कानूनी आधार में देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित किया गया है ना। इसमें 5 स्तरीय संरचना है, जिसमें से पहला है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद, केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्य ETF, राज्य गंगा समितियां और जिला गंगा समितियां। इसका उद्देश्य क्या है कि गंगा नदी में अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रवाह की मात्रा बनाए रखना, नदी बेसिन आधारित दृष्टिकोणों को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी करना और नदी का कायाकल्प करना। मुख्य कार्य क्या है कि विश्व बैंक समर्थित गंगा नदी बेसिन परियोजनाओं को लागू करना। तो इससे जुड़े अन्य तथ्य में देखेंगे तो इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि कुल 409 परियोजनाओं में से दिसंबर 2022 तक केवल 232 परियोजनाएं ही पूरी हुई। NGP के बारे में देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है कि एकीकृत संरक्षण मिशन के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। इसको 2 चरणों में किया गया था। पहला आपका था नमामि गंगे मिशन, जो 2014 से 2021 में चला था, और नमामि गंगे मिशन द्वितीय जो था 2022 से 2026 तक है। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है ना। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। NMGC को भारत सरकार धन मुहैया कराती है और ये राज्य कार्यक्रम प्रबंधनों के समूह के साथ मिलकर काम करती है। तो इसके प्रमुख स्तंभ में देखेंगे कि सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी तल की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, वन जन जागरूकता, औद्योगिक बहिस्राव और अपशिष्ट की निगरानी और गंगा ग्राम योजना, ये इसके प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें 5 राज्य शामिल है आपके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।
तो अब इसके समझ चुनौतियां क्या क्या आती हैं कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है ना, इसमें रेलवे से स्वीकृति मिलने में देरी जैसे कारक जिम्मेदार है। खराब वित्तीय प्रबंधन है, 37,396 करोड़ की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, लेकिन 2023 तक अवसंरचना केवल 14,745 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य सरकारें धन के लिए किसके केंद्र सरकार पर निर्भर है ना। आवश्यक सीवरेज उपचार नहीं हो पा रहा है। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे और भागीदारी का अभाव क्या है कि बिना सहकारी सहायता के निजी संस्थाएं और नागरिक समाज भी आगे बढ़कर अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसमें विभिन्न चुनौतियां हैं। अब आगे की राह में क्या किया जाता है, प्रमाणीकरण, जिसका तात्पर्य क्या है कि स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराया जाना चाहिए, जिससे विश्वसनीयता और प्रौद्योगिकी का मापदंड आसानी से प्रमाणीकरण हो सके। राजस्व का सृजन करना चाहिए ताकि पर्याप्त धन जुटाने के तरीके विकसित हो जाए। स्थानीय जल निकायों का पुनरुद्धार करना, भू अभिलेखों का मानचित्र और अपडेशन करना है ना। अन्य रणनीति अपनाना, इसके तहत क्या कर सकते हैं आप कि नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर फ्रंट्स का निर्माण करना, शौचालयों की उपलब्धता और गांवों को खुले शौच से मुक्त करना आदि। ये सब नमामि गंगे को एक तरह से सुरक्षित करने में हो सकता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर IPBES आकलन रिपोर्ट है ना। तो ये रिपोर्ट क्या है कि जो आपके कह सकते हैं कि पादप प्रजातियां जो विदेशी हैं उनके नियंत्रण पर क्या क्या किया गया है। तो इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय नियंत्रण उपायों तथा संबंधित नीतिगत प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया। तो हम देखेंगे कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियों का स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है ना। ये प्रजाति एक उपसमूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। विदेशी प्रजातियों में प्राणी, पादप, अन्य जीव जंतु भी शामिल होते हैं जो किसी नए क्षेत्र में इनका प्रवेश मानव गतिविधियों द्वारा आने जाने अनजाने के कारण होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण भी एक तरह से प्रभावित होता है। लेकिन सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती है ना। इस रिपोर्ट की माने तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो है वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारणों से एक है। अन्य 4 कारकों में है भूमि, समुद्र उपयोग, परिवर्तन है ना, जैव संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन एवं वायु प्रदूषण भी शामिल है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के सामान्य विशेषता पर एक नजर डालेंगे। तो ये तीव्र गति से प्रजनन करते हैं, जैसे आप कांग्रेस ग्रास के बारे में जान सकते हैं। इनमें प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है, इनमें नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल हो जाते हैं और ये अलग अलग प्रकार के आहार एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता होती हैं। इनकी वृद्धि के कारण देखे हैं तो कानून का अभाव है ना। जैसे क्या होता है, कोई इसके लिए कानून, राष्ट्रीय या नियम नहीं इनके रोकथाम के लिए। मानवीय गतिविधियां प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, उनके प्रवेश और स्थापित होने को, वहां अपना प्रसार करने को ये आसान बनाती है। वैश्विक व्यापार में क्या है, विदेशी पादपों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एवं पर्यटन सहित लोगों की वैश्विक आवाजाही के आक्रामक विदेशियों का प्रसार हो जाता है। जलवायु परिवर्तन तो एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखेंगे कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव क्या हो रहा है, इससे पर्यावरणीय नुकसान पहुंच रहा है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो चुके 60% जीवों और पादपों के एक तरह से कह सकते हैं कि अन्य कारकों के साथ एक मुख्य कारक के रूप में ये प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर 16% प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए एकल रूप के कारक में ये कह सकते हैं कि प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा में क्या है, आक्रामक प्रजातियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है ना। सामाजिक प्रभाव होता है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु मूल निवासियों का ज्ञान बहुत सीमित होता है। इससे निपटने के लिए अत्यधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में देशज लोगों की भूमि पर 2300 से अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियां पाई गई हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियां संक्रामक होती हैं, जिससे पशुजन्य रोग के वाहक रूप में कार्य करती हैं। तो इससे भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक लागत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे 2019 में इन प्रजातियों से वार्षिक क्षति के $423 बिलियन होने की उम्मीद है। आगे की राह में क्या किया जा सकता है, प्रभावी प्रबंधन में जैसे आवश्यक विदेशी प्रजातियों के प्रसार के लिए एक तरह से प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए। वस्तुओं के आयात के दौरान आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश पर सख्ती नियंत्रण, देश की सीमा से परे जैव सुरक्षा, देश की सीमा पर जैव सुरक्षा, और क्या करना चाहिए, कई बार अनुसंधान के लिए भी आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लाया जाता है। ऐसे में ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि ये प्रजातियां लैब या उन्हें रखे हुए सुरक्षित स्थान से बाहर न निकल पाए। साथ ही साथ स्थानीय भौगोलिक स्तर पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की समस्या का समाधान करना और साइट आधारित पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्रबंधन
करना। इसके साथ ही आप कह सकते हैं जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में कि इनसे किस तरह से निपटा जाए ताकि ज़्यादा धन हानि की ना खर्चा हो। और एकीकृत गवर्नेंस प्रणाली जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय और सहयोग को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी और साकार करने योग्य रणनीतियों को बढ़ाना, है ना। निवेश जैसे कह सकते हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों को समाप्त करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी में लक्षित निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के विरुद्ध शुरू की गई पहले, तो जिसमें पहला आपका ही है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्य क्रमांक 6, जिसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक, है ना, 2030 तक जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को समाप्त करना। वैश्विक आक्रामक प्रजाति कार्यक्रम, है ना, ये इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जो क्या करता है कि जैव विविधता समय के अनुच्छेद 8H के कार्यान्वयन में सहयोग देता है। ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एंड इनवेसिव स्पीसीज, ये एक तरह से नियम हो गए। रामसर अभिसमय है ही इसके लिए, और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय, जिसके यूएन क्लॉज क्या करता है कि देश में जाने अनजाने विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा का संरक्षण करना अनिवार्य कर दिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है आपका है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो क्या है कि पृथ्वी के कम से कम विश्व धरोहर पृथ्वी के 1% से भी कम भूभाग में फैले हैं, लेकिन ये धरती के 20% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो क्या है कि इसके अपसमय के बारे में देखेंगे, जो विश्व धरोहर स्थलों के अपसमय के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्रों में से एक है ना। इन स्थल क्षेत्रों को विश्व धरोहर अभिसमय 1972 के तहत सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है ना। इस अभिसमय के तहत विश्व में कुल 1199 धरोहर स्थल है ना। धरोहर स्थलों का चयन 3 श्रेणियों में किया जाता है, पहला सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा मिश्रित में, है ना। भारत में करीब करीब कह सकते हैं कि 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं। अब विश्व धरोहर अब समय के बारे में ये देखेंगे कि यह है क्या और इसमें कौन कौन से जुड़े हैं। तो इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के रूप में अपनाया गया है ना। इसका सिद्धांत क्या है कि अभिसमय क्या करता है कि प्रकृति के साथ लोगों की अंतरक्रियाओं के तरीकों को मान्यता देता है। पक्षकार एवं यह कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत सहित 195 राष्ट्र इस अभिसमय के पक्षकार हैं और विश्व धरोहर समिति के इस अभिसमय के कार्यान्वयन एजेंसी के एक तरह से 5 रणनीतिक उद्देश्य हैं। जैसे पहला है विश्वसनीयता, संरक्षण, क्षमता निर्माण, संचार और समुदाय, इन्हें 5C भी कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण के विश्व धरोहर स्थल में इतना महत्वपूर्ण क्या है कि ये व्यापक एवं विविध क्षेत्र को शामिल करता है ना। जिससे जैसे भारत का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित धरोहर स्थल का उदाहरण है। क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम, है ना, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ धरोहर स्थलों के संरक्षण को एकीकृत करके महत्वपूर्ण हो जाता है ना। विश्व धरोहर कोष या आपदाओं या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संरक्षण के लिए वित्त की तत्काल आवश्यकता को पूरा कराता है। रिपोर्टिंग प्रणाली विश्व धरोहर समय 1972 के अनुसार पक्षकारों का दायित्व है कि वे अपने विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति के बारे में विश्व धरोहर समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जन भागीदारी मजबूत करना, नीतिगत कार्रवाइयां करना और प्राकृतिक और संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित करना। अब ये तो हो गया। अब इसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी, जैसे एंडेंजर्ड प्रजातियों की आबादी में गिरावट हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हैं सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अलग अलग संकटों का सामना कर रहे हैं। विकासात्मक गतिविधियां जो होती हैं मानव के अतिक्रमण के द्वारा ज्यादा प्रभावित होती है, जिसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण प्राकृतिक जलवायु दशाओं के चलते दोगुनी संख्या में प्रजातियों का संकट का सामना करना पड़ रहा है। वित्त पोषण में क्या हो रहा है कि विश्व धरोहर कोष सभी देशों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कई देश इस समय इस कोष के योगदान नहीं देते हैं। सशस्त्र संघर्ष चलता है। अन्य में क्या होता है कि देशों द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार धरोहर स्थलों की कानूनी सुरक्षात्मक स्थिति में संशोधन करते हैं ताकि प्राकृतिक परिवेश और वैज्ञानिक मूल्य की हानि आदि हो जाती है। तो ये हो गया। निष्कर्ष में देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अधिक संरक्षण एवं प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित टारगेट्स को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूनेस्को के बारे में क्या है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है
शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इसमें भारत सहित 194 देश इस संगठन के अध्यक्ष है और 12 सहयोगी सदस्य भी इसमें है। संरचना में क्या है कि ये सचिवालय की अध्यक्षता एक महानिदेशक करता है ना। यह यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। इसके कार्य में देखेंगे तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, है ना, विकास के लिए वैज्ञानिक नीतियों को मंच प्रदान करना, सामाजिक और नैतिक समाधान करना और सूचना एवं संचार के माध्यम से आधारित समावेशी समाज का निर्माण करना। प्रमुख पहले एवं अन्य तथ्य में देखेंगे कि मैप 1971 जो प्रोग्राम लाया गया था कि मैप के अंदर क्या है कि एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के बीच परस्पर जुड़ाव को बेहतर करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा पत्र ये सब लागू करता है और शिक्षा के क्षेत्र में उसके माध्यम से लैंगिक समानता के यूनेस्को के लिए रणनीति जो 2019 से 2025 के लिए लागू की गई। यूनेस्को जो है यूएनएसडीजी का भी सदस्य है और ये क्या करता है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है। हमारा जो आज का चौथा टॉपिक है पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन। ये क्या है कि पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन पीडीओ का मिला जुला प्रभाव आने वाले वर्षों के चक्रवात की बारंबारता घटनाओं को और अधिक बढ़ा सकता है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे तो क्या है कि ये क्या करता है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन और पीडीओ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पीडीओ एवं ग्लोबल वार्मिंग के बीच एक परस्पर जुड़ाव को भी एक तरह से कहते हैं कि उजागर किया है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जैसे डिफरेंट एडवांसेड टेम्परेचर में क्या क्या इसमें पड़ रहा है। तो इसमें से आप जैसे देख सकते हैं कि कूलर मतलब जो इतना एरिया है आपका, ये जो सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये जो इतना एरिया है एक तरह से कूलर यानी ठंडा है ना। और बाकी जो इसका एरिया है ये पूरा हो गया, ये आपका वार्मर मतलब ज्यादा हीट है, मतलब बाहर हीट अंदर ठंडा। जैसे क्या है पैसिफिक डेटिकल ऑसिलेशन वार्म फेज पैटर्न ये बनाता है। तो इससे क्या होता है कि यह उतार चढ़ाव जो होता है वो 2 चरणों में होता है। जैसे पहला चरण क्या होता है ठंडा या ऋणात्मक चरण, जैसे आपने देखा कि अंदर के भाग में ज्यादा ठंडा है। इसकी विशेषता पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के समुद्री जल की ऊंचाई और समुद्र तापमान समान रूप से कम हो जाता है ना। और दूसरा क्या चरण है गर्म या धनात्मक चरण, यह ठंडे चरण के ठीक विपरीत होता है ना। इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म होता है। पीडीओ के कारण चक्रवात आने में घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, इसका कारण क्या है कि ऋणात्मक पीडीओ और ला नीना चरण का क्या करता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं। 2019 में पीडीओ ठंडे या ऋणात्मक चरण में प्रवेश कर गया था। यदि यह चरण जारी रहता तो इसके कारण मानसून के बाद महीनों में भूमध्य रेखा के आसपास अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते। सामान्यतः क्या होता है कि भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल के कारण है ना, कोरियोलिस बल के कारण अनुपस्थिति के कारण क्या होता है चक्रवात बनना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन होता है। लेकिन समुद्री मार्ग के जल गर्म हो जाने से हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी जिससे चक्रवातों के उत्पन्न होने और उनकी तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। पीडीओ और अल नीनो दक्षिणी दोलन के बीच क्या संबंध है, तो ये देखेंगे कि पीडीओ क्या होता है परिघटना के दौरान घटित होने वाला जलवायु प्रभाव ईएनएसओ के प्रभावों के साथ आगे बढ़ता है। ये क्या करते हैं कि ये दोनों परिघटनाओं के समान चरण का एक साथ सक्रिय होते हैं तो दोनों मिले जुले प्रभाव का असर अधिक व्यापक हो जाता है। कहने का तात्पर्य अगर ज्यादा ऋणात्मक रहेगा तो दोनों ऋणात्मक रहने से वो ज्यादा एक तरह से ऋणात्मक हो जाता है जिससे ज्यादा ही एक तरह से क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखेंगे भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब पीडीओ के धनात्मक चरण के साथ ईएनएसओ का जल अल नीनो जो होता है चरण सक्रिय हो जाता है तो ये भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है ना। क्यों, जब ईएनएसओ का अल नीनो चरण पीडीओ के ऋणात्मक चरण के साथ सक्रिय होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये मानसून के लिए भारतीय मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या संबंध है ना, तो ये क्या है कि ऋणात्मक चरणों में मध्य गति से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के मध्य सीमा संबंध हो सकता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीडीओ के ठंडे ऋणात्मक चरण के दौरान गहरे समुद्र के ठंडे जल गर्म सतही जल के साथ अधिक मिश्रण हो जाता है। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग की दर अस्थायी रूप से मंद हो जाती है और बढ़ता हुआ ग्रीन गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि निस्संदेह पीडीओ एक जटिल परिघटना है। इसका प्रभाव यूएसए से लेकर भारत तक देखने को मिलता है। हालिया समय में जलवायु परिवर्तन और ईएनएसओ जैसे संबंधित अन्य घटनाओं के कारण पीडीओ के चक्कर में बदलाव आया है ना। इसके बदलाव के संबंधित अलग अलग आयामों को समझने के लिए अभी भी शोध जारी है जिससे आसानी से निपटा जा सके। अब संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे तो आपका ये पहला जो संक्षिप्त सुर्खी है तो इसमें है आपका ये
ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के उच्च स्तरीय चैंपियंस ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया है। तो ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है ना। यह एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट होती है जिसकी शुरुआत कौन किया था, ब्रेकथ्रू एजेंडा को लॉन्च करने के एक हिस्से के रूप में किया गया था। तो ये क्या है, ब्रेकथ्रू एजेंडा को 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लॉन्च किया गया था। तो ब्रेकथ्रू एजेंडा कार्य योजना एक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि 5 प्रमुख क्षेत्रों के कार्यवाही को संरेखित करना और निवेश के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें, जैसे स्वच्छ ऊर्जा के संधारणीय तरीकों को अपनाने में तेजी आ रही है ना, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को संरेखित नहीं किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन हिस्सेदार में लगभग 23% है, जो 2010 के बाद इसमें 10% की वृद्धि हुई है ना। क्षेत्रवार सिपाही इसमें क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाइड्रोजन भंडारण प्रौद्योगिकी संरक्षण के लिए विनियामकीय ढांचे को परिभाषित करने की आवश्यकता है ना। सड़क परिवहन में बैटरी कार्बन फुटप्रिंट के लिए मानक स्थापित करना, स्टील विकार्बनीकरण नीतियों पर संवाद और कृषि परिस्थितिकीय खाद्य हानि बर्बादी को कम करना। दूसरा हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च की है। तो ये क्या है, तो ये है कि आपकी एक नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर देशों को कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के सक्षम बनाता है। इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है ना। इसको आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ एकीकृत किया जाता है ना। यह रजिस्ट्री कार्बन क्रेडिट के व्यापार को आसान बनाकर कार्बन के साथ विकास को बढ़ावा देती है, कार्बन बाजार के साथ। इसे पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 सदस्य देशों को स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। तब कार्बन बाजार क्या होता है कि ऐसी प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट से भत्ते खरीदे व बेचे जा सकते हैं। तो बस यही है। ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट ये क्या होती है कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने पहली ग्लोबल स्टॉक टेक तकनीकी संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है ना। तो यह 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित जलवायु कार्रवाइयों को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगति को दर्शाता है। तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया सही राह पर नहीं है ना। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ना। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में अधिक महत्वाकांक्षी समन और लक्ष्यों को शामिल करने की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूलन कार्य प्रणालियों की पारदर्शिता रिपोर्टिंग करनी चाहिए है ना। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाली क्षति और नुकसान को रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए अनुकूलन और वित्त पोषण व्यवस्था में समर्थन विस्तार करना चाहिए। समावेशन और समानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों की रणनीतिक क्षमता निर्माण सहायता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। यह क्या है कि वर्ष 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की गई है ना। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था है ना। NCAP MOEF द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों की बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों के वायु प्रदूषण जोखिम से पर स्वास्थ्य प्रभाव पर होने वाले प्रभाव को दर्शाना, वायु की गुणवत्ता स्थिति की तुलना करना और NCAP के तहत निर्धारित सभी के लिए स्वच्छ वायु लक्ष्य को प्राप्त करना। ये हो जाएगा। इसमें क्या है कि 131 शहरों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया था है ना। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अर्थात प्रत्येक श्रेणी में 3 शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और अन्य प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। दूसरी श्रेणी में अमरावती प्रथम स्थान पर चल रहा है जहां 3 से 10 लाख की जनसंख्या है। और तृतीय श्रेणी का परवाणु प्रथम स्थान पर है जहां 3 लाख से कम जनसंख्या है। परवाणु प्रथम स्थान ये भी एक क्षेत्र है। पांचवा हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लाइमेट। तो ये क्या है कि
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्शन एंड न्यू फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट की है। तो इसमें नॉर्मल ये जानना है कि बीकार्बनीकरण के लिए लिया गया नया एक तरह से कहते हैं मॉडल है। ये ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क के तहत एल सेंटर फॉर इकोसिस्टम आर्किटेक्चर में सहयोग प्रदान करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने या हटाने के रूप में है। कम से कम 37% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी होता है इसे कम करने की आवश्यकता है। तो इसमें इतना जानना जरूरी है। बाकी ये क्या है, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, अगला हमारा जो टॉपिक है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ने क्या किया है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ना, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त शक्ति के प्रयोग को एक अस्थायी संबंधित CEC का गठन किया है। तो यह नई समिति 2002 में गठित एक पुराने तदर्थ CEC के स्थान लेगी, है ना। इस जो CEC का गठन किया गया है वो TN गोदावरमन भारत बनाम भारत संघ 1996 बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। तो CEC के प्रमुख तथ्य क्या है, तो इसमें एक अध्यक्ष, 3 विशेषज्ञ सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इनके कार्यकाल को 60 वर्ष की आयु तक पूरा होने के एक बार और बढ़ाया जा सकता है ना। एक सेवारत अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी, है ना, के रूप में कार्य करेगा। यह अधिकारी भारत सरकार के वन उप महानिरीक्षक और निदेशक के नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। इसका कार्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन एवं रिपोर्टों को केंद्र के समझ प्रस्तुत करना, साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन का निपटारा करना। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश में आता है और राज्य की असहमति होने पर क्या करता है, किसे केंद्र में भेजा जाएगा, इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। चिंता का कारण क्या है कि नागरिक समाज की ओर प्रतिनिधित्व का अभाव इसमें है। हमारा जो अगला टॉपिक है, भूमि निम्नीकरण और सूखे के वैश्विक रुझान। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCC ने भूमि निम्नीकरण और सूखे पर डेटा जारी किया है। तो डेटा में देखेंगे तो 2015-19 के बीच हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इस तरह 4 वर्षों में कुल 402 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो गया है। भूमि निम्नीकरण से क्या हो रहा है कि 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए। अब भूमि निम्नीकरण से तटस्थ विश्व के लक्ष्य प्राप्त के लिए 2030 तक करीब 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना आवश्यक होगा। तो ये इसके किस कारणों से भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो चरम मौसमी स्थितियां, सूखा, उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और मृदा लवणता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण ये सब बढ़ रहा है। हमारा जो अगला टॉपिक है, इकोसाइड। तो इकोसाइड क्या है कि गैर कानूनी हटी कृत्यों को अंजाम देने से, जिनके बारे में यह ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्य से पर्यावरण को कितना व्यापक और दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। तो वर्ष 1970 में आर्थर गैलेस्टन पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इसके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा एजेंट ऑरेंज के उपयोग को ठहराया था, है ना। इकोसाइड को वर्तमान में विश्व में कई देशों में आपराधिक कृत्य घोषित किया है ना। भारत में अभी तक इस कृत्य को आपराधिक घोषित नहीं किया। कुछ मामलों में अदालत में इसके संदर्भ के रूप में जरूर प्रयोग किया जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है, अत्यधिक जल संकट, है ना। तो इसको आप नहीं वो कर सकते हैं, इसको और किसी और टॉपिक के साथ भी वो कर सकते हैं, है ना। यहाँ ज्यादा इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। अटलांटिफिकेशन में क्या है कि महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है। अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर को, है ना। ये क्या है, अटलांटिक महासागर के गर्म जल की काफी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुंच रही है, जिससे क्या हो रहा है कि बेरेंट सागर के कुछ भाग में अटलांटिफिकेशन देने को मिल रहा है। तो क्या है कि आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्यतः समुद्र के हिमावरण से ढकी होती है। इस हिमावरण के नीचे ठंडे जल की परत मौजूद होती है ना। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर में तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति होती है। तो ये कारण है, बाकी इसको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ, ये जरूरी है। तो मत्स्य पालन के लिए, तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। कृत्रिम रीफ का प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है। इसका उपयोग प्राकृतिक पर्यावासों में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने से है। इसके लाभ क्या है कि इससे समुद्र तटों पर लहरों को रोकने वाली क्षति कम होगी, है ना। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्सृजन में मदद मिलेगी। ये कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और बॉटम ट्रॉलिंग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो BS6 स्टेज 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस वाहन में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मौजूद होगा।
यह इथिलीन का उच्च मात्रा में उपयोग करेगा और बेहतर ईंधन ऊर्जा दक्षता प्रदान करेगा। तो ये उसके लिए है। भारत स्टेज 6 क्या है कि आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण के वायु प्रदूषण के आउटपुट को नियंत्रित करता है ना। BS4 के बाद सीधा BS6 उत्सर्जन मानकों को लागू कर दिया गया था। BS6 मानक 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुए थे। तो ये हो जाएगा। समुद्री प्रकाश प्रदूषण क्या है कि समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष संकट उत्पन्न को उजागर किया गया है ना। प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्यावरण के यह प्रदूषण रात में कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्यावरण में एक अत्यधिक गलत दिशा में यह अवरोधक कृत्रिम प्रकाश है। तो ये क्या हो, प्राकृतिक स्रोत के कारण भी सूरज चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, बायोल्यूमिनेंट्स प्रकाश है ना। बायोल्यूमिनेंट प्रकाश क्या होता है कि कुछ जीवों के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम से उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि समुद्री जीवों को प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि ये प्रकाश प्रदूषण है। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में सोना होता है या फिर रात का उनको चाहिए, लेकिन ये प्रकाश के कारण भी दिक्कत होती है। इसके क्या प्रभाव पड़ रहा है कि शैवालों में क्लोरोफिल बनाने की क्षमता घट जाती है, सहजीवी प्रक्रियाओं में बदलाव होता है, कोरल रीफ के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट बन जाती है, प्रजाति के शारीरिक क्रिया विज्ञान में परिवर्तन अंतर प्रजातिगत परस्पर क्रियाओं को प्रभावित करता है ना। इससे निशाचरी प्रमुख प्रजातियों की प्रजनन दर कम हो जाती है। किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क। तो क्या है कि किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी ने किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया है ना। तो इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य और कृषि के लिए पादप वनवासी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय ने किया है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग साधनों और कार्यात्मक सहक्रिया स्थापित करना, पारंपरिक किस्मों के लिए किसान प्रबंधित बीज प्रणाली की स्थापना समर्थन करना, दक्षिण त्रिकोणीय और क्षेत्रीय सहयोग सहित किसान केंद्रित साझेदारी के अवसरों का निर्माण करना। तो ये हो जाएगा। ITP-GRFA क्या है, दुनिया भर में PGRFA के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे बीज संधि के रूप में भी यानी सीड ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे 2001 में अपनाया गया था है ना। यह 2004 में लागू हुआ था और भारत इस समझौते का पक्षकार है। भारत ने पादप किस्म कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को अधिनियमित किया था, जिसका उद्देश्य क्या है कि पादप अनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण और सुधार में लगे किसानों तथा अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना। तो ये इसके हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। तो इसमें यह जानना है कि भारतीय वैज्ञानिक डाटा स्वाति नायक को 2023 में प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि मांग आधारित राइस सीड सिस्टम तथा जलवायु अनुकूल एवं पौष्टिक चावल की किस्मों को अपनाने में लघु किसानों को शामिल करने के नवाचारी तरीका अपनाया है। तो यह पुरस्कार किया जाता है कि रफलेर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इसमें बस इतना जानना है। वॉकिंग लीफ क्या है कि पत्तियों के कीटों के साथ पूर्व अज्ञात प्रजातियों का वर्णन किया गया है ना। पत्ती जैसे दिखने वाले इन कीटों का रंग आमतौर पर हरा होता है ना। इनका दक्षिण महासागर के द्वीपों में, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों पे तथा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के पपुआ न्यूगिनी के और ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। जो नर कीट होते हैं मादाओं की तुलना में छोटे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है काइलिनिक्सिया झांगी। ये क्या है कि शोधकर्ताओं ने काइलिनिक्सिया झांगी के लगभग 520 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की जांच की है। ये जीवाश्म चीन में पाए गए हैं ना। नए शोधों से पता चला है कि इनके सिर पर 3 आंखें थी है ना। उनके 2 पंजे भी थे जिनका उपयोग संभवतः शिकार के लिए करते थे। ये जीवाश्म जो है कैम्ब्रियन चांगजियांग बायोटा का हिस्सा है। काइलिनिक्सिया क्या होती है कि आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। हमारा जो अगला टॉपिक है मिथुन। तो भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में माना है। बोस फ्रंटलिस है ना। खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस के लिए पाला जाता है। तो मिथुन के बारे में देखेंगे तो यह जाति जो है बोविडे कुल की जुगाली करने वाला जानवर है ना। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान आदि क्षेत्रों में शामिल है ना। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। यह गौर भारतीय बायसन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी तुलना में ये छोटे होते हैं। खाद्य पशु मान्यता मिलने के बाद इस जानवर की घटती संख्या पर भी विराम मिलेगा है ना। इससे पहले 2022 में फसाई ने हिमालयन याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया था।
पेरिग्रोटिला इंटरमेडिका, तो ये क्या है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने पश्चिम बंगाल के समुद्री में एक मछली की प्रजाति की खोज की है ना। इस प्रजाति को आमतौर पर गरनांग या सी रॉबिन्स कहा जाता है ना। यह ट्रिग्ली डाय कुल से संबंधित है ना। दुनिया भर में इसकी कुल 178 प्रजातियां पाई जाती हैं ना। इनमें लंबी और पतली ऑपरेकुलर रीढ़ और छोटी क्लीथ्रल रीढ़ होती है। तो ये बस इतना इसमें जाना। रेड फायर चींटी क्या है कि दुनिया की सबसे आक्रामक चींटी प्रजातियों में से है ना। यह यूरोप में पहली बार पाई गई थी। मूल क्षेत्र इसका नेटिव जो है दक्षिण अमेरिका में मूल प्रजाति। अब यह यूएसए, मैक्सिको, कैरेबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। परस्पर क्या है, ये रासायनिक स्राव और रिस्ट डिलीशन के माध्यम से संचार स्थापित करती है ना। आक्रामक प्रजाति पादप के बारे में क्या है कि जानवरों की विलुप्ति के कारण बनती है, खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है और पर्यावरणीय आपदाओं को बढ़ावा देती है। साबूदाना, सागो, तो सागो क्या है कि एसएजीओ सागो सर्व नामक सहकारी समिति को उसके सेलम तमिलनाडु में उत्पादित साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक का टैग प्राप्त हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सागो सर्वनामक है ना। सागो सर्वनामक सहकारी समिति को उसके सेलम यानी तमिलनाडु में उत्पादित साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग मिला है। तो साबूदाना कच्चे टेपियोको से प्राप्त किया जाता है। यह छोटी ठोस गोली या मोती की तरह होती है। टेपियोको क्या है, एक बागवानी फसल है। यह उष्णकटिबंधीय व गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में उगती है ना। इसे प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इनमें प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह अधिक सुपाच्य होता है और जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा साबूदाना का। अब क्या है, अगुम्बे वन क्या होता है कि अगुम्बे वन वर्षा की मात्रा में कमी आई है इनमें। अगुम्बे कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ 8000 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह पश्चिमी घाट में लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों और एक विशिष्ट क्षेत्र में उगता है। यह सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। यह दुनिया में किंग कोबरा का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। इस जगह को कोबरा कैपिटल भी कहा जाता है। सियांग नदी क्या है कि भारत सरकार ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा सांगपो नदी पर बनाए गए जा रहे विशाल बांध से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है ना। चीन द्वारा यारलुंग सांगपो नदी के ग्रेट बैंड पर एक विशाल पन बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह नदी ग्रेट बैंड से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना। तो यह नामचा बर्मा चोटी के पास दक्षिण पूर्व की ओर झुककर अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग और भारत में प्रवेश करती है, जहां इस नदी को सियांग के नाम से जाना जाता है। सियांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों से नीचे की ओर बहती है और असम घाटी में प्रवेश करती है। इसके बाद लोहित और दिबांग नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो ये हो गया आपके लिए। ओमेगा ब्लॉकिंग क्या है कि एक अध्ययन के अनुसार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ के लिए निम्न दाब प्रणालियां जिम्मेदार थी है ना। ये प्रणालियां क्या है कि नीदरलैंड के ऊपर केंद्रित ओमेगा ब्लॉक के आसपास निर्मित हुई थी है ना। तो ओमेगा ब्लॉक निर्माण तब होता है जब दो निम्न दाब वाली प्रणालियों में जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रवाह से कट जाते हैं। इनके बीच एक उच्च दाब प्रणाली फंसी रहती है। तो इसमें ज्यादा जाना जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी था आपके लिए। फिर क्या है कि लाउआ ज्वालामुखी, अमेरिका राज्य के हवाई में किलौआ ज्वालामुखी फिर से उद्धार हुआ है ना। किलौआ को माउंट किलौआ या ज्वालामुखी भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। फिर है ये मोरक्को में भूकंप, तो ये उतना जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट भीम्स के साथ आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया गया है ना, जहां 72 क्यूब से असेंबल और एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन क्यूब से आपदा में जीवित बचे लोगों को 200 लोगों से 48 घंटे में सहायता है, चिकित्सा उपकरण और अन्य आपूर्ति विद्यमान है ना। इन मेडिकल क्यूब को प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के रूप में कार्य करता है। भारत पहले ही सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका को दान किए गए एक क्यूब तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके, और इसी तरह आप लोग बने रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।